माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें ये बताया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में मामले की जांच की जा रही है। ये हलफनामा दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख लगा दी है, लेकिन इस हलफनामे से जो शिकायतकर्ता पक्ष है, जो इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि ना सिर्फ अतीक और अशरफ बल्कि यूपी में हुए तमाम एनकाउंटर्स की जांच की जानी चाहिए, स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। एडवोकेट विशाल तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। उनसे बात करते हैं कि क्या वो इस हलफनामे को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और विशाल जी, सबसे पहले तो एफिडेविट पे बात करें। जो यूपी सरकार का एफिडेविट आया है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं बतौर याचिकाकर्ता? देखिए, जो एफिडेविट फाइल किया गया है वह सिर्फ एक रेगुलर मोड में फाइल्ड है और उसमें सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बहुत है। तो जिस तरह के तथ्य सामने आने चाहिए थे उनको छुपाने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार द्वारा अपनी जो लैप्सेस बरते गए उनको कतई नहीं बताया गया है कि किस तरह से कैजुअली उनको परेड कराई गई ओपनली, और यह क्वेश्चन लास्ट डेट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उठाया गया था। और जब इतनी जान को उनको खतरा था, वो पहले भी शिकायत कर रहे थे, ये मीडिया में भी कई बार चला, तो एक नॉर्मल मोड पे क्यों किया गया और इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो इतनी आसानी से सक्सीड हो गए कि तुरंत इंपोर्टेड वेपन्स के द्वारा हमला किया गया और विद इन 10 सेकेंड सारा इंसिडेंट जो है वो घटित हो गया। तो एफिडेविट के उस पर रिजॉइंडर फाइल किया जाएगा और उसमें बिंदु उठाए जाएंगे जो भी हैं कि कहाँ कहाँ लैप्सेस बरते गए हैं। विशाल जी, आप ये कह रहे हैं कि आप हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं, यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके लिए आप एक रिजॉइंडर फाइल करेंगे और उन बिंदुओं को उठाएंगे जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले। लेकिन आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि जो हलफनामा दिया गया है उसमें अहम बातें क्या है? देखिए, अहम बातें यही है, पहले तो शुरुआत की गई है कि अतीक अहमद अशरफ ये एक हिस्ट्री सीटर थे, इनके विरुद्ध ये एफआईआर थी, इसमें वांटेड थे, ये थे। तो एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि उनकी किलिंग जो है जस्टिफाइड है, जो कि रूल ऑफ लॉ में कतई परमिसिबल नहीं है। साथ ही एसआईटी का गठन के बारे में कहा गया है और एक कमीशन जो पहले 3 मेंबर्स था उसको बाद में 5 मेंबर्स कर दिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और एसआईटी का गठन करना बताया गया है। और सारी जो एनकाउंटर्स जो इंसिडेंट है उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि हमेशा पुलिस करती आती है कि हम गए थे, पकड़ने गए थे, हम पे फायर हुआ, हमने रिटेलिएशन किया और उसमें जो एक्यूज्ड है इंजर्ड हुए और मारे गए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब यहाँ एजेंसी पर ही आरोप है, स्वयं एजेंसी ही जाँच करेगी, एविडेंस भी एजेंसी कलेक्ट करेगी, तो इस परिस्थिति में जो एक लॉ कहता है कि इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए, और इम्पार्शियल प्रोब के लिए यह ज़रूरी है कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी उस चीज़ की इंक्वायरी करे, ना कि स्टेट के मातहत जो एजेंसीज़ हैं वो करें। विशाल जी, यही सवाल एक खड़ा होता है, माना असंतुष्टि के कई पॉइंट होंगे, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। क्या आपकी नज़र में स्वतंत्र कमेटी नहीं है? आपको जस्टिस बीएस चौहान जो कमीशन रिपोर्ट आई थी विकास दुबे में, उसको पढ़ना होगा। उसमें साफ साफ कमीशन ने कहा है शुरुआत में ही कि यह रिपोर्ट हम किन परिस्थितियों में दे रहे हैं कि पुलिस वर्जन के अगेंस्ट में कोई भी गवाह, कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं आई है। और कमीशन ने काफ़ी डिटेल्ड में इस बात को लिखा है कि इसको कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता पूरी फैक्ट पर, क्योंकि कोई भी एविडेंस पुलिस के रिबेटल में हमारे सामने नहीं आई है। अब एविडेंस क्यों नहीं आई है, या तो उनको धमकाया गया, या कोई प्रेशर में थे, या दबाव था, क्या था। तो स्टेट एजेंसीज़ के अंतर्गत स्टेट एजेंसीज़ के अगेंस्ट में एविडेंस लाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, और इसको तभी किया जा सकता है जब कोई पूरी ईमानदारी के साथ और एक इंडिपेंडेंट जो कमीशन कह लीजिए या एसआईटी जो भी है वो गठित हो और वो आगे जाके करे। जो मौजूदा कमीशन है वो आपकी नज़र में स्वतंत्र नहीं है? आप मतलब क्या आप मांग? कमीशन अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है कमीशन की इंक्वायरी वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एविडेंस उस कमीशन तक कैसे पहुँचेगी, जो गवाह हैं उनको कैसे कहा जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली, अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ है किसी स्टेट एजेंसी द्वारा की गई है, तो उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए उन गवाहों को प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा और वो गवाही कैसे देंगे? स्टेट पुलिस को लेकर देखिए, और एक बात गौर करने योग्य है कि जितने भी अब तक एनकाउंटर केसेस हुए हैं, गुजरात एनकाउंटर केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, अपना एक कमीशन बनाया है, फॉर्मर जस्टिस एच.एस. बेदी की अध्यक्षता में बनाया गया, उसमें कुछ एनकाउंटर्स फर्जी पाए गए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमेशा आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए और रूल ऑफ लॉ को कंसिडर करते हुए हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर काफ़ी फोकस्ड रहा है और काफ़ी सीरियसली इस मैटर को लिया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी जो इस मामले में मुख्य याचिका करते हैं, हालांकि इनके बाद में
अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जिनकी याचिका पर आज पहली सुनवाई थी। तो उन्होंने भी जो स्टेट का जो हलफनामा है उसकी मांग की है कि वो एफिडेविट उन्हें भी दिया जाए। अब अगली सुनवाई पर विशाल तिवारी पहले से अपना पक्ष रख रहे हैं याचिका को लेकर। इनकी जो याचिका है वो एक बड़े इशू को उठाती है कि ना सिर्फ अतीक अशरफ बल्कि जो तमाम एनकाउंटर हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी कि जब अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया गया था तो उनकी मीडिया के सामने परेड क्यों करवाई गई। इसके ऊपर अब इनका कहना है कि अभी एफिडेविट में जवाब नहीं आया है। इन सभी बिंदुओं को अभी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। तो जो आने वाली सुनवाई है उसमें और तथ्य और दलीलें सामने आ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।